Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today it is a very important day from India's political landscape point of view क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में ये बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलती है, ये जो बॉन्ड है, ये जो लॉ लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस लॉ को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपको इस टॉपिक को समझने के लिए हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप देखिए, 10-15 मिनट का जो वीडियो है, ये वीडियो देखिए एंड यू विल बी डन विथ दिस टॉपिक वंस एंड फॉर एवर। तो विद दैट कैविएट इन माइंड, लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला कि जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए के तहत जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सरकार है, अपने जो अलग अलग जो पब्लिक ऑफिसेस है, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये जो हम, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, जब भी हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं, इट बिगिंस विद वी द पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी जो हम लोग आम आदमी है, नागरिक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये हमारा राइट है टू नो अबाउट द गवर्नमेंट और उनको पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके तहत आरटीआई को अलाउ नहीं करते थे, आरटीआई फाइल नहीं कर सकते इलेक्ट्रल बॉन्ड में, कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये सब चीज़ें था। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है इसको वायलेट करते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, इस लॉ को लाने के लिए जो है आपका कंपनीज एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट, फिर आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये सब एक्ट में क्या लाया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था। वो सारे अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि अगर किसी को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना है, ठीक है, डोनेशन देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मतलब जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एसबीआई के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एसबीआई तुम एक काम करो, 31 मार्च 2024 तक तुमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्मेशन, आज तक कितना फंडिंग हुआ है, किस पार्टी को क्या फंडिंग मिला है, तमाम इन्फॉर्मेशन तुम क्या करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपने वेबसाइट में उसको पब्लिश कर पाए और जो पब्लिक है, पब्लिक उसको देख पाए, उसको समझ पाए। ठीक है, क्योंकि जिस पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं, वो इतना पावरफुल कैसे है, उसका इतना इन्फ्लुएंस कैसे है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो ब्लैक मनी का शिकार तो नहीं है, क्या वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको तो ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सारे चीज़ें जानना ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, इस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है ये एनोनिमस डोनेशन है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, XYZ, कोई भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना चाहता है तो क्या करेगा, उसका नाम उस बॉन्ड में नहीं रहेगा। अब इसका मतलब क्या हो कि लोग ऐसे कैसे कि लोग, कोई भी लोग इतना बड़े मात्रा में फंडिंग क्यों करते हैं। अगर मेरे पास 2000 करोड़ रुपया का एक बिजनेस है, इसका मतलब मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगा, तो हम ये क्या करूँगा, 500 करोड़ रुपये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को दे दूंगा जो पॉलिटिकल पार्टी मेरे बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, को लोग क्या करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। पहले क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति का नेम अगर मेंशन है, ठीक है, कोई व्यक्ति कौन पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है, अगर ये बात पब्लिक में आ गया तो जो अपोजिशन पार्टी है, जिस पार्टी को पैसा नहीं मिला, वो पार्टी अगर पावर में आ गया, वो क्या करेगा, उस डोनर को हैरेस करेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए ये एनोनिमस डोनेशन लाया गया था, ताकि पैसा कौन दे रहा है किसी का नाम ना रहे। और अगर आपको डोनेशन करना हो, आप 1000 रुपया दे सकते हैं, 10,000 रुपया के माफिक दे सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, ये अलग अलग जो आपका डिनोमिनेशन, ये अलग अलग जो रेट है, इसका आप खरीद सकते हैं और आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डोनर का जो नाम है, जो पैसा दे रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, और जब भी आपने एक, मान लीजिए ये बॉन्ड आपने एसबीआई से खरीद लिया, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड खरीद के आप क्या करेंगे,
ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना दिन है, 15 डेज है। इस 15 डेज के अंदर ये बॉन्ड जो है ये लेके आपको SBI में जमा करना पड़ेगा, SBI उनको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ये 15 डेज का वैलिडिटी होता था। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ वेरीफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितने भी फंडिंग आ रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए। सो ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज जिसको लास्ट लोकसभा इलेक्शन या फिर लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 1% या फिर उससे ज़्यादा मोर देन 1% अगर वोट मिला है, सिर्फ उसी को आपको क्या मिलेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा या फिर डोनेशन मिलेगा, ठीक है। ये था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित किया? पहली बात तो ये है कि द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहली बात तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक मनी भी आ सकता है पॉलिटिकल फंडिंग में, फॉरेन फंडिंग हो सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट घराने जो हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वो लोग भी पैसा दे सकते हैं ताकि उनके बिजनेस को फायदा हो, ताकि उनके बिजनेस को इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जो आम जनसाधारण है, जो आम जनता जो है, उनके जो इंटरेस्ट को जो हार्म करने की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एंड इट डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और पहली बात, दूसरी बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को भी वायलेट करता है। आप मान लीजिए मैं मिस्टर एक्स हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है आपका $2 बिलियन का एक कंपनी है, ठीक है, $2 बिलियन का कंपनी है और मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या दिया, 500 करोड़ रुपया मैंने डोनेशन दे दिया। अब जब भी कोई पॉलिसीज आएगा सरकार का तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार की जो आपका डिसीजन है उसको इम्पैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना पैसा सरकार को दिया है। तो ये क्या करता है कि क्योंकि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बाकी जो जनता है उससे ज़्यादा पावरफुल साबित करता है, तो बाकी जो जनता है उससे ज़्यादा मैं आगे आ जाता हूँ। लेकिन ये जो राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ के सामने हर कोई बराबर है, ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है। इसलिए भी क्या किया गया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। और तीसरा बात यह है, इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू हमें क्या करना था कि ट्रांसपेरेंसी लाना था, ठीक है, और पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से आ रहा है, किसको कितना पैसा मिल रहा है, ये सारे चीज़ें क्या होता है, बहुत अलग अलग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये सारी चीज़ें ओपन रखें, ये सारी चीज़ें पब्लिक को बता दें। लेकिन जब आप एनोनिमिटी रख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप वो RTI भी नहीं फाइल करने दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है ये बोलता है कि सारा जो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो भी पैसा मिल रही है ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अकाउंटेबल होगा, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे कि हमें अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें बहुत रेस्पॉन्सिबली मतलब अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को करना चाहिए, ठीक है। तो और आम जो जनता है उसको भी पता चलेगा कि हमारा जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं गलत सोर्सेज से तो नहीं आ रहा है। अगर गलत सोर्सेज से आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास आ रहा है, तो पब्लिक क्या करेगा, उनको वोट नहीं देंगे, पब्लिक क्या करेंगे, उनको पावर से हटा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जो आपका कॉर्पोरेट घराने का जो आपका इन्फ्लुएंस है ना, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस, जो बहुत ज़्यादा देखने को लिए मिलता है कुछ कुछ केसेस में, दैट कैन बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर, ठीक है, ताकि ये जो हम लोग आम जनता की जो इतना पावर है, जो कॉर्पोरेट हाउस की जो पावर है, वो इक्वल पैरिटी में लाया जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा सरकार है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, इट इज़ ए सॉवरेन गवर्नमेंट, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ठीक है। तो दिस थिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ बाई ये दिस जजमेंट। तो ये एक और एक चीज़ है। और आखिरी चीज़ क्या हो सकता है, इट विल बी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो भी पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में सरकार रहेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलेगा, क्योंकि ये लॉ उसी तरह से बनाया गया था। तो बाकी जो छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अलग अलग अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गया, या फिर स्टेट लेवल की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगा सेंट्रल पार्टी के सामने, उनको उतना ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये एक सेकेंडरी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लड़ेगा, तो देयर विल नॉट बी ए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों की, ये जो हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, ये पहले नहीं था, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। ये एक शॉर्ट समरी है जो भी अभी तक हम लोगों ने बात किया। तो
इसका अगर हम देखें, इसीलिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। हमारा जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हमारे जो सरकार है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, representatives हैं, they will be more responsive, more responsible and more duty oriented. With that caveat in mind, I hope I have completed everything with respect to this topic. See you in the next topic. Till then, have a good time.